Assalamu alaikum dear students. Welcome to my YouTube channel Physics Space. फर्स्ट ईयर चैप्टर नंबर 8 मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर हम लोग डिस्कस कर रहे थे वेव्स वाला। हमने जो लास्ट जो हमने वीडियो नंबर 1 जो हमने वेव्स वाले में स्टार्ट लिया था वो तो आप लोगों के पास इंट्रोडक्शन टू वेव्स, हमने वेव्स की डेफिनेशन देखी थी। हमने मोस्ट इंपॉर्टेंटली वहां पे टाइप्स ऑफ वेव को डिस्कस किया था। आज हमारे पास एक नेक्स्ट टॉपिक है, आपकी बुक में वो टॉपिक मेंशन है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वेव, जिसमें पहला हम लोग जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो पढ़ेंगे, दैट इज वेव स्पीड। सो लेट्स स्टार्ट अवर टॉपिक वेव स्पीड। वेव स्पीड असल में होती क्या है, आप लोग इसको डिफाइन कैसे करेंगे? डिफाइन करते होते हो डिस्टेंस ट्रेवल्ड और कवर्ड बाय वेव by a wave per unit time। और ये तो आप लोगों के पास, आप लोगों को पता है, ये स्पीड की बेसिकली हमारे पास क्या हो जाएगी, ये डेफिनेशन हो जाएगी। कोई भी वेव है, हम लोग भी यहां पे टाइप्स ऑफ वेव पे नहीं जा रहे, कितना डिस्टेंस कोई वेव कवर करती है कितने टाइम में, तो आप लोग उसको कह रहे हो, तो ये आप लोगों के पास क्या है, ये वेव स्पीड है। अब याद रखें आप लोग, जो वेव स्पीड होती है, वेव स्पीड जो आप लोगों के पास होती है वो दो फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करती है। वेव स्पीड डिपेंड्स अपॉन, ये दो फैक्टर के ऊपर आप लोगों के पास क्या करती है, डिपेंड करती है। डिपेंड्स अपॉन नंबर 1, ये डिपेंड करेगी टाइप्स ऑफ वेव के ऊपर। इट विल डिपेंड्स अपॉन टाइप्स ऑफ वेव। और नंबर 2 जो आप लोगों के पास फैक्टर है वो आप लोगों के पास है प्रॉपर्टीज ऑफ मीडियम। प्रॉपर्टीज ऑफ मीडियम। अब बाज दफा आप लोगों के पास क्वेश्चन आता होता है एमडी-कैट के अंदर कि वेव स्पीड किस किस पे डिपेंड करती है। तो सबसे पहले आप लोगों ने वहां पे जो पिक करना है वो आप लोगों ने पिक करना है टाइप्स ऑफ वेव, कि कौन सी आप लोगों के पास वेव है। तो हमने लास्ट लेक्चर में टाइप्स ऑफ वेव को बहुत ज्यादा डिटेल में डिस्कस किया था। हमने देखा था मैकेनिकल, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एंड मैटर वेव, और फिर हमने मैकेनिकल वेव की ऑन द बेसिस ऑफ वाइब्रेशन ऑफ पार्टिकल, दो तरह की हमने वेव्स देखी थी। वो हमारे पास थी ट्रांसवर्स वेव एंड लॉन्गिट्यूडनल वेव, और उन्हीं दो की स्पीड को हम लोग यहां पे डिस्कस करेंगे। मतलब जो पहला फैक्टर है ना आप लोगों के पास, टाइप्स ऑफ वेव। तो टाइप्स ऑफ वेव में अगर आप लोग देखें ना, एग्जांपल के तौर पर अगर आप लोग लेके, सपोज करें मैं यहां पे अगर बात करूं ट्रांसवर्स वेव की, अगर मैं बात करूं ट्रांसवर्स वेव की, अगर मैं बात करूं ट्रांसवर्स वेव एंड स्ट्रेच्ड स्ट्रिंग। ट्रांसवर्स वेव आप लोगों के पास ज्यादा इफेक्टिव कहां पे होती थी, आप लोगों के पास ज्यादा इफेक्टिव आप लोगों के पास होती है सॉलिड्स के अंदर, और सबसे इंपॉर्टेंटली आप लोगों के पास कहां पे होती है, जब आप लोग स्ट्रिंग की बात करते हो, एक रस्सी की बात करते होते हो, स्ट्रेच स्ट्रिंग के अंदर। तो इस केस में हम लोग क्या कर रहे होते हैं, हम लोग स्पीड देखना चाह रहे हैं। ये पहला फैक्टर हमारे पास हो जाएगा ट्रांसवर्स वेव का। और ट्रांसवर्स वेव किसके अंदर, स्ट्रेच स्ट्रिंग के अंदर। तो जब भी आप लोग इस फैक्टर को देखेंगे ना कि ट्रांसवर्स वेव अगर स्ट्रेच स्ट्रिंग के अंदर है, तो फिर जो वेव स्पीड है उसका क्या फार्मूला है, वो किस किस फैक्टर पे डिपेंड करेगी। तो आप लोगों ने याद रखना है कि अगर आप लोगों के पास इस तरह की वेव बन रही है, जो वेव आपकी स्ट्रिंग के अंदर बन रही है, तो उसमें जो आप लोगों के पास स्पीड होगी ऑफ वेव, वो किस पे डिपेंड करती होती है, वो डिपेंड करती होती है आप लोगों के पास अंडर रूट टी डिवाइडेड बाय आप लोगों के पास क्या होता है, म्यू। बाज बुक में यहां पे एम भी लिखा होता है। यहां पे टी क्या है, ये टेंशन इन द स्ट्रिंग, और म्यू क्या है आप लोगों के पास, ये लीनियर मास डेंसिटी है। मैं यहां पे लिख देता हूं, वेयर म्यू आप लोगों के पास क्या है, म्यू आप लोगों के पास है लीनियर मास डेंसिटी। लीनियर मास डेंसिटी, और लीनियर मास डेंसिटी आप लोगों के पास क्या होती थी, लीनियर मास डेंसिटी आप लोगों के पास होती है मास पर यूनिट लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग। इन दिस केस कितना आप लोगों के पास लेंथ है और कितना उसका मास है, मास पर यूनिट लेंथ। इसके अगर आप लोग यहां पे यूनिट देखें तो आप लोगों के पास इसकी यूनिट क्या हो जाएगी, इसकी यूनिट आप लोगों के पास होती है, मास की यूनिट क्या है, देखें मास की यूनिट है किलोग्राम, तो आप लोगों के पास ये हो जाएगी केजी पर मीटर। और अगर आप लोग इसकी डायमेंशन की यहां पे बात करते हो, लीनियर मास डेंसिटी की, तो डायमेंशन क्या होगी, देखिए एम की डायमेंशन क्या है, एम की डायमेंशन होती है एम, एल इज द लेंथ
तो ऊपर चला जाएगा तो आप लोगों के पास क्या आ जाएगा ml-1 और बाद दफा लिखा होता है ml-1 t⁻0। तो ये आप लोगों के पास क्या है स्पीड ऑफ अ ट्रांसवर्स वेव इन केस ऑफ स्ट्रेच स्ट्रिंग। याद रखिएगा ये फार्मूला कब इंप्लीमेंट होगा जब आप लोग एक रस्सी के अंदर एक स्ट्रिंग के अंदर आप लोग ट्रांसवर्स वेव को जनरेट कर रहे हैं। अब वहां पे जो स्पीड होगी वो किस पे डिपेंड करेगी, वो डिपेंड करेगी टेंशन के ऊपर और डिपेंड करेगी आप लोगों के पास लीनियर मास डेंसिटी के ऊपर। अब यहां पे इन दोनों फैक्टर्स को मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करता हूं। सबसे पहले मैं एक फैक्टर लेता हूं जिसमें मैं सिर्फ टेंशन और वी के दरमियान रिलेशन लेना चाह रहा हूं। लेट करें लीनियर मास डेंसिटी आप लोगों के पास कांस्टेंट है, तो ये फार्मूला क्या बता रहा है, ये फार्मूला बता रहा है आप लोगों के पास फैक्टर नंबर 1 बता रहा है दिस फार्मूला शोज दैट कि जो स्पीड हो जाएगी वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द क्या हो जाएगी अंडर रूट ऑफ द टेंशन। कब, अगर आप लोगों के पास इफ जो आप लोगों के पास म्यू है वो आप लोगों के पास क्या हो जाए, वो आप लोगों के पास कांस्टेंट हो जाए। इफ दिस म्यू इज कांस्टेंट तो जितनी टेंशन ज्यादा होगी उतनी स्पीड क्या होगी ज्यादा होगी। अच्छा टेंशन कैसे ज्यादा होगी, लेट करें मैं 2 केस ले रहा हूं। केस नंबर 1 में ले रहा हूं, यहां पे आप लोगों के पास एक स्ट्रिंग की फिक्स्ड एंड है, यहां पे आप लोगों के पास ये स्ट्रिंग की फिक्स्ड एंड है और ये स्ट्रिंग के अंदर टेंशन ज्यादा है। ये पूरी आप लोगों के पास स्ट्रिंग है, इस ये पूरी आप लोगों के पास टेंशन आ रही है। तो देखिए आप लोगों के पास ये बिल्कुल स्ट्रेट है, तो यहां पे टेंशन ज्यादा है। अगर इस वाले एंड को मैं यहां पे देखूं ना, ये लेट करें आप लोगों के पास अदर एंड है, तो यहां पे आप लोग देखिए क्या है, यहां पे जो टेंशन है वो आप लोगों के पास क्या है मैक्सिमम है। टेंशन क्या है मैक्सिमम है केस नंबर 1 के अंदर। और अगर मैं केस नंबर 2 देखूं, सपोज करें मैं बिल्कुल इन दोनों केसेस के अंदर जो मेरे पास लीनियर मास डेंसिटी है वो कांस्टेंट ले रहा हूं। अब ये दूसरी स्ट्रिंग में जो ले रहा हूं, दूसरी स्ट्रिंग वो अब आप लोग देखें मैं उसकी टेंशन को कम करूंगा, तो टेंशन को कम करेंगे तो आप लोग लेट करेंगे ये आप लोगों के पास डीलीस आप लोगों ने रखी हुई है। यहां पे आप लोगों ने इसमें कुछ इतनी टेंशन नहीं है। यहां पे इस केस नंबर 2 में जो टेंशन है वो क्या है, वो आप लोग लिख रहे टेंशन मिनिमम है, बहुत कम आप लोगों के पास क्या है टेंशन है। क्या टेंशन कम है तो जो रस्सी है वो सीधी नहीं जाएगी, रस्सी कुछ बल खा के आप लोगों के पास ऐसे जाएगी, थोड़ी सी टेढ़ी होगी आप लोगों के पास जाएगी। तो जो ज्यादा स्ट्रेच की हुई होगी उसमें टेंशन भी क्या होगी ज्यादा होगी। इसका मतलब है जो पहली वाली आप लोगों के पास स्ट्रिंग है ये जो ब्लू कलर की, इसमें टेंशन ज्यादा है और यहां पे रेड कलर की जो है इसमें टेंशन कम है। अब यहां पे इन दोनों केसेस में हमने क्या किया हुआ है, लीनियर मास डेंसिटी सेम है। तो अगर वो मुझसे पूछे कि बताएं स्पीड ऑफ स्ट्रेच स्ट्रिंग स्पीड ऑफ ट्रांसवर्स वेव इन दोनों में किस में ज्यादा है, तो आप लोग ये वाला रिलेशन जो है जो अभी हमने ऊपर पढ़ा है इसको आप लोग यूटिलाइज करेंगे। जिसकी टेंशन ज्यादा उसमें स्पीड क्या हो जाएगी ज्यादा हो जाएगी। ये केस नंबर 1 है, तो आप लोग यहां पे लिखोगे यार जो स्पीड हो जाएगी पहली वाली स्ट्रिंग के अंदर वो ग्रेटर हो जाएगी एज द स्पीड इन द स्ट्रिंग नंबर 2। रीजन क्या है, रीजन ये है कि टेंशन जो पहली में है वो आप लोगों के पास क्या है वो ज्यादा है। इंक्रीजिंग द टेंशन, जितने फैक्टर से इंक्रीज करोगे आप लोगों के पास V भी क्या हो जाएगी इंक्रीज हो जाएगी। ये वैल्यू आप लोगों के पास बता रही है। अब चलिए एक और काम करते हैं। अब हम लोग ये काम करते हैं कि लेट करें टेंशन, अब हम लोग क्या करते हैं केस नंबर 2 देख। अब लेट करें कि टेंशन हम लोग क्या कर रहे हैं कांस्टेंट ले रहे हैं। इफ द टेंशन ऑफ बोथ द स्ट्रिंग, ये क्या है ये कांस्टेंट है, देन आप लोगों के पास जो V क्या हो जाएगी, V देन इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगी 1/√ऑफ लीनियर मास डेंसिटी। जितनी लीनियर मास डेंसिटी ज्यादा होगी उतनी स्पीड क्या होगी फिर वो कम हो जाएगी। अब लीनियर मास डेंसिटी कैसे ज्यादा हो जाएगी, अब और से देखिएगा प्लीज। लेट करें ना यहां पर मैं 2 स्ट्रिंग ले रहा हूं, एक स्ट्रिंग में बिल्कुल बारीक सी ले रहा हूं, बिल्कुल बारीक सी स्ट्रिंग ले रहा हूं और ये स्ट्रिंग मेरे पास कौन सी है, ये थिन स्ट्रिंग है। ये आप लोगों के पास कौन सी स्ट्रिंग है, ये थिन स्ट्रिंग है। टेंशन में सेम ले रहा हूं, ये बात आप लोग याद रखिए कि मैं टेंशन दोनों की कर रहा हूं सेम कर रहा हूं। अब दूसरे केस में मैं ये काम नहीं कर रहा, मैं थोड़ी सी इससे मोटी स्टिक ले रहा हूं, टेंशन सेम रखूंगा, इसी तरह से स्ट्रेच की भी होगी। लेकिन जो मेरे पास स्ट्रिंग होगी ना, मेरे पास जो स्ट्रिंग होगी, लेट करें ये मेरे पास स्ट्रिंग है, थोड़ी सी मैं स्ट्रिंग को क्या कर रहा हूं मोटा ले रहा हूं, ये मेरे पास एक स्ट्रिंग आ रही है। अब ये स्ट्रिंग देखें ये थिक नहीं है, सॉरी थिक नहीं है, ये स्ट्रिंग आप लोगों के पास थिक स्ट्रिंग है, थोड़ी सी मोटी है, तो आप लोग इसको क्या कहेंगे, ये स्ट्रिंग कौन सी आ गई, ये आ गई थिक स्ट्रिंग आप लोगों के पास आ गई। अब मुझे ये चीज बताएं लीनियर मास डेंसिटी किसकी ज्यादा होगी, नंबर 2 की जो लीनियर मास डेंसिटी है वो क्या है वो ज्यादा है, तो ये थिक स्ट्रिंग हुई मोटी होगी। पहले वाले की देखें लीनियर मास डेंसिटी कम है,
तो जिसकी लीनियर मास डेंसिटी कम होगी बाय दिस फार्मूला, उसमें v क्या हो जाएगी, फिर ज्यादा हो जाएगी। तो आप लोग क्या देखेंगे यहां पे भी, इस केस में फिर क्या हो जाएगा, यहां पे जो v1 हो जाएगी वो ग्रेटर हो जाएगी किससे, v2 से। जितनी पतली की आप लोग बात करोगे लीनियर मास डेंसिटी, उस लेंथ के ऊपर जिसका मास कम है, इसका मतलब है कि उसमें स्पीड क्या हो जाएगी, वो ज्यादा हो जाएगी। तो आप लोग एक पॉइंट लिख लेते हैं, एक कंसेप्ट हम लोग लिख लेते हैं यहां पे। कंसेप्ट क्या है, इस कंसेप्ट को आप लोगों ने देख लेना है। कंसेप्ट क्या, मैं एक पॉइंट लिख रहा हूं, स्पीड ऑफ ट्रांसवर्स वेव। देखिए मैं लिख रहा हूं स्पीड ऑफ ट्रांसवर्स वेव, किस केस के अंदर, ट्रांसवर्स वेव, स्पीड ऑफ ट्रांसवर्स वेव and stretch string is maximum in well stretched string। पहली केस वेल स्ट्रेच स्ट्रिंग क्या होगी, जिसकी टेंशन क्या हो, मैक्सिमम। और दूसरा पॉइंट आपने किस में लिखना है, एन थिन स्ट्रिंग। जितनी स्ट्रिंग आप लोगों के पास सही खींची हुई होगी और जितनी थिन होगी, इसका मतलब है उसकी टेंशन ज्यादा होगी और उसकी जो लीनियर मास डेंसिटी है वो कम होगी। सो इफ टेंशन ज्यादा है, लीनियर मास डेंसिटी कम है, तो v आप लोगों के पास क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी। फार्मूला याद, T बाय आप लोगों के पास क्या आ जाएगा, v। स्ट्रेच स्ट्रिंग के अंदर ये फार्मूला यूज होगा, ये बात आप लोगों ने याद रखना है। स्ट्रिंग की आप लोग बात कर रहे हैं तो वेल स्ट्रेच स्ट्रिंग, और अगर वो थिन स्ट्रिंग है तो स्पीड हमेशा क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी। क्लियर है यहां तक। इस फार्मूले को फर्दर हम लोग आगे कुछ इस तरीके से भी लिख सकते हैं, एज v इक्वल टू किसके बराबर है, v इक्वल टू आप लोगों के पास है t बाय म्यू। म्यू आप लोगों के पास क्या होता है, मास पर यूनिट लेंथ है। तो मैं इस फार्मूला को ऐसे भी लिख सकता हूं, देखिए इस फार्मूला को मैं ऐसे लिख सकता हूं, t डिवाइडेड बाय m बाय l हो जाएगा, क्योंकि मैं इसकी वैल्यू यहां पे पुट कर रहा हूं। अब इस m बाय l को अगर मैं ऊपर लेके जाऊं तो ये मेरे पास वैल्यू क्या हो जाएगी, देखिए ये मेरे पास फार्मूला क्या बन जाएगा, t मल्टीप्लाई विद l डिवाइडेड बाय मेरे पास क्या हो जाएगा, m हो जाएगा। अब आपको देखिए, अगर मैं l और t को कांस्टेंट रखूं तो m को ज्यादा करने से मेरे पास v क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। उसी पॉइंट की तरफ, उसको मैं इजी बना रहा हूं आप लोग आज। और आप लोगों को पता है कि अगर इन टर्म ऑफ डेंसिटी लिखें तो डेंसिटी क्या होती है, डेंसिटी होती है मास पर यूनिट वॉल्यूम। और अगर मैं यहां से मास की वैल्यू लिखूं तो मास किसके बराबर आ जाएगा, ये हो जाएगा रो मल्टीप्लाई विद वॉल्यूम। इसको जरा इस ऊपर वाली इक्वेशन नंबर 1 में पुट करें तो आप लोगों के पास v की वैल्यू क्या हो जाएगी, v की वैल्यू आप लोगों के पास हो जाएगी अंडर रूट t मल्टीप्लाई विद l। m की जगह आप लोग ये वाली वैल्यू पुट करें, रो मल्टीप्लाई विद v, तो आप लोगों के पास यहां पे वैल्यू क्या आ जाएगी, देखिए यहां पे वैल्यू आ जाएगी रो मल्टीप्लाई विद आप लोगों के पास क्या हो जाएगा, v। इसको फर्दर में लिख सकता हूं, इसको मैं फर्दर कैसे देखिए ट्रांसमिट कर सकता हूं, t मल्टीप्लाई विद l, रो अपनी जगह है, वॉल्यूम क्या होता है, वॉल्यूम होता है कितना एरिया है, देखिए कितना एरिया है और कितनी लेंथ है। तो मैं वॉल्यूम की जगह क्या लिख सकता हूं, वॉल्यूम की जगह लिख सकता हूं a इंटू एच लिख सकता हूं, सॉरी a इंटू एल लिखूंगा, a इंटू क्या हो जाएगा, एल हो जाएगा, सॉरी इसको a इंटू क्या हो जाएगा, एल हो जाएगा। अब जरा यहां से देखें तो एल एल से कैंसिल हो जाएगा, तो आप लोगों के पास v की वैल्यू क्या आ जाएगी, v की वैल्यू आप लोगों के पास आ जाएगी टी एल डिवाइडेड बाय रो टाइम ऑफ a। अब आप लोग एक ये फार्मूला भी देख रहे हैं, यहां से भी आप लोगों के पास बार दफा क्वेश्चन बन रहे होते हैं, एरिया कम v ज्यादा, v इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एरिया। और अगर एरिया की आप लोग बात करें ना तो आप लोग इसको ऐसे लिखें, इसको आप लोग हमेशा ऐसे लिखें, t सॉरी l कैंसिल हो जाएगा, ये सिर्फ यहां पे t बचेगा, ये l कैंसिल हो जाएगा, सॉरी ये l तो कैंसिल किया हुआ, t बचेगा। तो t इनटू आप लोगों के पास वैल्यू क्या बनेगी, रो इनटू एरिया क्या होता है, एरिया ऑफ द स्ट्रिंग आप लोगों के पास होता है पाई आर स्क्वायर, एरिया ऑफ द स्ट्रिंग क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। अब अगर मैं टेंशन को कांस्टेंट रखूं, डेंसिटी को कांस्टेंट रखूं, पाई कांस्टेंट है, तो आर के साथ देखिए मेरा क्या रिलेशन बन जाएगा, v का। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, देखिए v इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द 1 बाय अंडर रूट r का स्क्वायर। यार r का स्क्वायर इससे कैंसिल हो जाएगा,
तो v जो आप लोगों के पास है ये इन्वर्सली रिलेटेड है 1/r के, v इन्वर्सली रिलेटेड है 1/r के। कब? जब आप लोगों के पास t, जब आप लोगों के पास डेंसिटी क्या हो, या आप लोगों के पास कांस्टेंट हो, तो आप लोगों के पास रेडियस जितना कम करोगे तो v क्या हो जाएगी, उतनी ज्यादा हो जाएगी। रेडियस कम तो v ज्यादा, रेडियस ज्यादा तो v कम। और रेडियस किसकी बात करो? रेडियस ऑफ दैट स्ट्रिंग की बात कर रहे हो जिसमें आप लोग ट्रांसवर्स वेव ओरिजिनेट करवा रहे हैं। क्लियर है यहां तक मेरी बात? आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि अगर आप लोग रेशियो में लिखें तो ये हो जाएगा VA/VB इक्वल टू क्या हो जाएगा, RB बाय क्या हो जाएगा, RA। इनवर्सली रिलेटेड है एरिया, सॉरी रेडियस और स्पीड इन द स्ट्रेच स्ट्रिंग, जब आप लोग ट्रांसवर्स वेव की जो है वो बात कर रहे होते हैं। इसके अगर आप लोग ट्रिक्स देखें ना, तो ट्रिक्स के लिए आप लोग क्या करें, आप लोग लिखेंगे VA/RA इक्वल टू क्या हो जाएगा, VB इनटू क्या हो जाएगा, RB। अगर आप लोग इस चीज को याद रखेंगे तो आप लोगों को यहां से नजर आ रहा है कि VA और जो RA है वो आप लोगों के पास क्या है, इनवर्सली रिलेटेड है। जब आप लोग VB को इधर लेके आ जाएंगे, RA को इधर लेके चले जाएंगे, तो ये चीज आप लोगों के पास बन जाएगी। क्लियर है यहां तक? रेडियस ऑफ द स्ट्रिंग इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्पीड इन अ वेल स्ट्रेच्ड स्ट्रिंग इन केस ऑफ द ट्रांसवर्स वेव। क्लियर हुई मेरी बात? अब यहां पे पास दफा आप लोगों को क्वेश्चन देता है डायमीटर की, तो जब आप लोग डायमीटर की बात करते होते हैं तो आर क्या होता है, आर आप लोगों के पास होता है d/2। आर की वैल्यू क्या होती है? अगर इन केस अब मैं डायमीटर इसको लिखूं ना, यहां पे मैं लिख लेता हूं, तो डायमीटर के केस में आप लोगों के पास आर क्या होता है, d/2 होता है। तो फिर ये वाली फार्मूला आप लोगों के पास क्या आ जाएगा, t डिवाइडेड बाय रो पाई n2 आप लोगों के पास क्या हो जाएगा, d² डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, 4। तो ये 4 ऊपर जाके उस टेंशन के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो फार्मूला हो जाएगा 4 टाइम ऑफ t डिवाइडेड बाय रो पाई n2 क्या हो जाएगा, d²। और इस फार्मूले से आपको एक और चीज भी मिल रही है कि जो v आप लोगों के पास होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द आप लोगों के पास क्या होता है, डायामीटर भी होता है। इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द रेडियस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द डायामीटर। क्लियर हुई मेरी बात? इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द रेडियस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द डायामीटर जब आप लोग स्ट्रेच स्ट्रिंग की बात कर रहे होते हैं। ये पहला फैक्टर हमने किया है। जब आप लोग ट्रांसवर्स वेव की बात करते हो तो आप लोगों ने ये सारे फैक्टर जो देखे हैं वो आप लोगों के पास है। स्पीड ऑफ ट्रांसवर्स वेव, स्क्रीनशॉट ले लें। हम लोग लॉन्गिट्यूडनल वेव की स्पीड जो है वो फाइंड आउट करते हैं, इसका काइंडली आप लोग स्क्रीनशॉट ले लें। अब देखें हमारे पास जो नेक्स्ट है वो आप लोगों के पास है स्पीड ऑफ लॉन्गिट्यूडनल वेव। अब हम लोग जो नेक्स्ट स्पीड डिस्कस करेंगे वो हमारे पास क्या है, लॉन्गिट्यूडनल वेव की। हमने कल डिस्कशन की थी कि लॉन्गिट्यूडनल वेव्स क्या होती हैं, वो वेव्स जिसमें पार्टिकल पैरेलल प्रोपोगेट करते हैं टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ वेव। और ट्रांसवर्स वेव में क्या होता था कि पार्टिकल परपेंडिकुलर जो है वो प्रोपोगेट करते होते हैं। अगर वेव जो है वो ऐसी जा रही है, एक्स एक्सिस पे जा रही है, तो फिर जो ट्रांसवर्स वेव में पार्टिकल होते हैं वो अप एंड डाउन उसके 90 डिग्री पे जो है वो मूवमेंट करते हैं। और जो लॉन्गिट्यूडनल वेव होती है उसमें पार्टिकल जो है वो बिल्कुल पैरेलल जा रहे होते हैं वेव की डायरेक्शन के। और दूसरी हमने डिफरेंसेस वहां पे देखी थी कि जो आप लोगों के पास ट्रांसवर्स वेव होती है वो पोलराइज्ड हो जाती है क्योंकि उसके पास परपेंडिकुलर वाला फैक्टर आ जाता है, और जो लॉन्गिट्यूडनल वेव है वो कभी भी पोलराइज्ड नहीं होती। अब हमारे पास देखें स्पीड ऑफ लॉन्गिट्यूडनल वेव है, तो इसके लिए हमारे पास फार्मूला क्या होता है, फार्मूला आप लोगों के पास होता है v इक्वल टू अंडर रूट ई डिवाइडेड बाय आप लोगों के पास क्या होता है, डेंसिटी। यहां पे जो ई है ये आप लोगों को बता रहा होता है इलास्टिक नेचर या इलास्टिक मॉडुलस इसको कहते हैं। ये बताता है कितना कोई मीडियम जो है वो इलास्टिक है। Whereas the density आप लोगों के पास जो रो है वो आप लोगों के पास क्या बता रही होती है, वो बता रही होती है इनर्शियल फैक्टर, मतलब डेंसिटी ऑफ मीडियम आप लोगों के पास जो है वो ये चीज बता रही होती है कि कितना कोई मीडियम जो है वो डेंस है। अब एक बात आप लोग याद रखें, बहुत दफा ये जो आप लोगों के पास फॉर्मूला है इसको थोड़ा सा रिप्रेजेंटेशन इसकी चेंज की जाती है, क्योंकि जब आप लोग बात करते हो सॉलिड की और जब आप लोग बात करोगे लिक्विड एंड गैसेस की, सॉलिड लिक्विड एंड गैसेस की, तो उसमें जो आप लोग इलास्टिक मॉडुलस पढ़ रहे होते हो वो तीन डिफरेंट बिहेवियर से पढ़ रहे होते हो सॉलिड में।
सॉलिड में आप लोगों के पास जो इलास्टिक मॉडुलस होता है, या वो आप लोग डिफाइन करोगे इन टर्म ऑफ, सबसे पहला हो जाएगा यंग मॉडुलस। मतलब जो पहली चीज आप लोग यहां पे डिस्कस करोगे वो आप लोगों के पास क्या हो जाएगा, यंग मॉडुलस। यंग मॉडुलस होता है कि आप लोग कितना जो है स्ट्रेस लगा रहे होते हो। यंग मॉडुलस इज ऑलवेज रिप्रेजेंटेड बाय द वाई। दूसरा जो आप लोगों के पास सॉलिड की इलास्टिक नेचर पढ़ रहे होते हो वो आप लोगों के पास होता है बल्क मॉडुलस। और बल्क मॉडुलस आप लोगों को क्या बता रहा होता है कि कितना प्रेशर आप लोगों ने लगाया उसके रिस्पेक्टिव कितना वॉल्यूम चेंज हुआ, और जो आप लोगों के पास रिप्रेजेंट होता है के से। और तीसरा जो मॉडुलस होता है सॉलिड के अंदर वो आप लोगों के पास कौन सा होता है, वो होता है शेयर मॉडुलस। और शेयर मॉडुलस आप लोगों के पास बताता है कितनी शेप आप लोग किसी सॉलिड की चेंज कर रहे हो। और ये रिप्रेजेंट होता है आप लोगों के पास म्यू से, या बाज दफा एस से भी ये रिप्रेजेंट होता है। इसका मतलब क्या है कि जब आप लोग सॉलिड की इलास्टिक नेचर को देख रहे होते हो तो इनमें से कोई एक टर्मिनोलॉजी वो आपसे पूछ सकता है। सॉलिड में उसके पास यंग मॉडुलस हो सकता है, सॉलिड के अंदर बल्क मॉडुलस हो सकता है, या सॉलिड के अंदर शेयर मॉडुलस हो सकता है। लेकिन स्टूडेंट्स जब आप लोग बात करते हो लिक्विड की तो याद रखें लिक्विड के अंदर यंग मॉडुलस नहीं आप लोग स्टडी करते हो, और ना ही गैसेस के अंदर आप लोग यंग मॉडुलस स्टडी कर रहे होते हो। इसका मतलब है यंग मॉडुलस कहां पे स्टडी करोगे, सॉलिड के अंदर आप लोग स्टडी करोगे। दूसरी चीज है बल्क मॉडुलस। बल्क मॉडुलस सॉलिड के अंदर भी स्टडी होता है, बल्क मॉडुलस लिक्विड के अंदर भी स्टडी होता है, और बल्क मॉडुलस आप लोग कहां पे स्टडी कर रहे होते हो, गैसेस के अंदर भी आप लोग बल्क मॉडुलस को स्टडी करते होते हो। और जब आप लोग शेयर मॉडुलस की बात करते हो, शेप चेंज करने की बात करते हो, तो गैसेस के अंदर आप लोगों के पास शेयर मॉडुलस स्टडी नहीं होता। और इसी तरीके से आप लोगों के पास लिक्विड और गैसेस दोनों के अंदर जो है वो शेयर मॉडुलस आप लोग स्टडी नहीं कर रहे होते। तो अब अगर मैं आप लोगों से पूछूं कि ऐसा कौन सा मॉडुलस है जो सॉलिड, लिक्विड और गैस में तीनों में आप लोगों के पास आप स्टडी कर सकते हो, वो आप लोगों के पास कौन सा है, वो आप लोगों के पास है बल्क मॉडुलस। अगर ये चीजें मैं कंसिडर करूं, ये तीनों फैक्टर्स में कंसिडर करूं, तो जो स्पीड ऑफ लॉन्गिट्यूडनल वेव है वो सॉलिड के अंदर मैं कैसे लिख सकता हूं, देखिए स्पीड ऑफ लॉन्गिट्यूडनल वेव इन सॉलिड, मैं पहले सॉलिड में लिख रहा हूं। उसका फार्मूला कुछ भी हो सकता है। मेन फार्मूला आप लोगों के पास क्या है, मेन फार्मूला है इलास्टिक मॉडुलस डिवाइडेड बाय द डेंसिटी। देन आप लोग अगर इलास्टिक मॉडुलस को इन टर्म ऑफ यंग मॉडुलस लें तो ई को किससे रिप्लेस कर लें, ई को आप लोग रिप्लेस कर लो वाई से, डिवाइडेड बाय आप लोगों के पास क्या आ जाएगा, डेंसिटी आप लोगों के पास आ जाएगा। अगर आप लोग बल्क मॉडुलस डिस्कस कर रहे हो तो इस ई को किससे रिप्रेजेंट कर ले, के से रिप्रेजेंट कर ले, आपके पास यहां पे डेंसिटी सेम रहेगी। और अगर आप लोग शेयर मॉडुलस यहां पे देख रहे हो तो अब आप लोग क्या करें कि ये जो आप लोगों के पास ई है इसको आप लोग म्यू से क्या कर लें, आप लोग रिप्रेजेंट कर लें। दीज आर द रिलेशन, ये सेम है, रिप्रेजेंटेशन अलग है। ये किसके लिए हो जाएगी, ये आप लोगों के पास सॉलिड्स के लिए हो जाएगी। लॉन्गिट्यूडनल वेव एंड सॉलिड कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय एनी ऑफ द फॉलोइंग वे, जो आप लोगों के पास इक्वेशन है। फिर देखें, कंफ्यूज नहीं होना। ई को मैंने इन टर्म ऑफ यंग मॉडुलस लिखा है, ई को मैंने इन टर्म ऑफ बल्क मॉडुलस लिखा है, और ई को मैंने इन टर्म ऑफ शेयर मॉडुलस लिखा है। कब, जब सॉलिड की बात करेंगे, क्योंकि सॉलिड में ये तीनों आप लोगों के पास स्टडी हो सकते हैं। लेकिन जब आप लोग बात करोगे लिक्विड्स की या आप लोग बात करोगे गैसेस की, तो मेन इक्वेशन तो चले ये आप लोगों के पास आ जाएगी। मेन इक्वेशन आप लोगों के पास हो जाएगा इलास्टिक मॉडुलस, जो डिफाइन करती है स्पीड ऑफ लॉन्गिट्यूडनल वेव। लेकिन ये किससे रिप्लेस हो जाएगा, क्योंकि लिक्विड के अंदर बल्क मॉडुलस होता है और गैस के अंदर भी बल्क मॉडुलस होता है, तो आप लोग इसको रिप्रेजेंट किससे कर लेंगे, के से रिप्रेजेंट कर लेंगे। सो आप लोगों के पास ये रिप्रेजेंटेशन किसके लिए हो जाएगी, ये रिप्रेजेंटेशन आप लोगों के लिए गैस के लिए भी है और आप लोगों के पास किसके लिए है, लिक्विड्स के लिए भी है। इस चीज को आपने ज़हन में जरूर याद रखना। चलिए अब हम लोग इस फैक्टर को फर्दर जो है वो हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। स्पीड ऑफ लॉन्गिट्यूडनल वेव इज गिवन एज ई मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी डिवाइडेड बाय आप लोगों के पास क्या है, डेंसिटी। यहां पे आप लोग देखें, अगर डेंसिटी को मैं कांस्टेंट रखूं तो जो स्पीड आप लोगों के पास हो जाएगी वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अंडर रूट ऑफ क्या हो जाएगा, इलास्टिक नेचर। इसका मतलब है जितना कोई मीडियम इलास्टिक होगा उतनी स्पीड ऑफ लॉन्गिट्यूडनल वेव क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी, इफ डेंसिटी इज केप्ट कांस्टेंट।
और अगर मैं इलास्टिक नेचर को ई को कांस्टेंट रखूं तो जो स्पीड ऑफ लॉन्गिट्यूडनल वेव है वो आप लोगों के पास क्या हो जाएगी, इनवर्सली प्रोपोर्शनल आप लोगों के पास हो जाएगी डेंसिटी के। लेकिन एक बात आपने हमेशा याद रखनी है, लॉन्गिट्यूडनल के वेव में, लॉन्गिट्यूडनल वेव के स्पीड के केस में, अब जब आप ई और रो दोनों को देखेंगे तो जो ज्यादा इफेक्टिव फैक्टर होगा वो आप लोगों के पास होगा मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। जितना ई ज्यादा होगा, फिर आप डेंसिटी को नहीं देखेंगे, जितना ई ज्यादा होगा उतना वी आप लोगों के पास क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी। मतलब अगर मैं यहां पे लिखूं ना सॉलिड्स को डिस्कस करूं और यहां पे मैं डिस्कस करूं लेट्स सपोज करें लिक्विड्स को, और यहां पे मैं डिस्कस करूं किसको, गैसेस को, तो सॉलिड में इलास्टिसिटी ज्यादा होती है, सॉलिड्स आर मोर इलास्टिक। जो सॉलिड के मॉलिक्यूल होते हैं वो करीब करीब लाया करते होते हैं, और आप अगर एक मॉलिक्यूल को डिस्टर्ब करेंगे तो वो जल्दी से दूसरे को डिस्टर्ब करके अपनी स्टेट को रीगेन कर लेगा, और यही चीज असल में आप लोगों के पास होती थी इलास्टिसिटी, कि कितनी जल्दी कोई पार्टिकल अपनी पोजीशन में वापस आता है, उसको कहते हैं इलास्टिक नेचर। तो अगर आप लोग सॉलिड की बात करें, लेट करें मैं यहां पे अगर एक ब्लॉक बनाऊं, ये ब्लॉक बनाऊं, इस ब्लॉक के अंदर अगर मैं सॉलिड के पार्टिकल को रखूंगा ना, सॉलिड के पार्टिकल को, तो सॉलिड के पार्टिकल एक दूसरे के करीब लाया करेंगे। अब अगर मैं इस पहले वाले पार्टिकल को डिस्टर्ब करूंगा ना, पहले वाले पार्टिकल को, तो ये दूसरे को डिस्टर्ब करके जल्दी वापस आ जाएगा, अपनी इस पोजीशन पे जल्दी आएगा। रीजन क्या है, ये करीब करीब लाया कर रहे हैं। लेकिन अगर मैं लिक्विड में ये पार्टिकल अगर ड्रा करूं तो लिक्विड में जो ये पार्टिकल होंगे ये बहुत दूर दूर होंगे, तो जब आप इसको डिस्टर्ब करेंगे तो ये बहुत देर लगाएगा अपनी वापस पोजीशन में आने में। इसका मतलब है अपनी स्टेट पे वापस आने में जो ज्यादा टाइम लगाएगा वो लेस इलास्टिक है, और जो जल्दी से आ जाएगा वो आप लोगों के पास मोर इलास्टिक है। और इसी तरीके से अगर आप लोग गैस की बात करें तो पार्टिकल बेताशा दूर होते हैं, तो बहुत मुश्किल से वो उसी पोजीशन में वापस आते हैं। तो इलास्टिसिटी किसकी ज्यादा हो, सॉलिड्स की। अब इलास्टिसिटी अगर सॉलिड की ज्यादा है तो फिर स्पीड भी किसमें, लॉन्गिट्यूडनल वेव की ज्यादा होगी, वो भी सॉलिड में ज्यादा होगी। तो आप लोग सबसे पहले ई वाले फैक्टर को लिखें, इलास्टिक नेचर ऑफ सॉलिड ग्रेटर होती है एज कंपेयर टू द लिक्विड, और लिक्विड की ग्रेटर होती है एज कंपेयर टू द गैस। अगर ई ज्यादा है तो इसका मतलब है स्पीड ऑफ लॉन्गिट्यूडनल वेव सॉलिड में ज्यादा होती है एज कंपेयर टू द लिक्विड, एज कंपेयर टू द गैसेस। अब यहां पे एक स्टूडेंट्स जो है वो बड़ा मिसकंसेप्ट जो है वो यूज करते हैं, सॉलिड मोर डेंसर है या लेस डेंसर। सॉलिड की डेंसिटी ज्यादा है, लेकिन डेंसिटी ज्यादा होने का क्या मतलब है, मास पर यूनिट वॉल्यूम, मास ऑफ मॉलिक्यूल बड़ा है, बड़े मॉलिक्यूल है, बड़े मॉलिक्यूल है तो करीब करीब लाया करेंगे ना। डेंसिटी ज्यादा है और इलास्टिसिटी भी ज्यादा है, तो हमने अभी बात की इलास्टिसिटी वाला फैक्टर ज्यादा इफेक्ट करता है, ज्यादा मुतासिर करता है स्पीड ऑफ लॉन्गिट्यूडनल वेव को। तो डेंसिटी को फिर यहां पे आप लोग ना देखें, आप देखेंगे इलास्टिक नेचर ऑफ द सॉलिड इज मच मच ग्रेटर एज कंपेयर टू द डेंसिटी। इफेक्टिव वैल्यू आपके पास क्या हो जाएगी, इलास्टिक नेचर की हो जाएगी। सो इन दिस वे आप लोग क्या कहोगे कि ये आप लोगों के पास जो लॉन्गिट्यूडनल वेव की स्पीड है वो आप लोगों के पास क्या हो जाएगी, वो ज्यादा हो जाएगी सॉलिड के अंदर, बिकॉज सॉलिड आर मोर इलास्टिक। हाँ, अगर कहीं पे भी वो आप लोगों को ये चीज कह दे कि जो ई है इलास्टिक मॉडुलस है वो आप लोग सेम रखें, कांस्टेंट रखें, तो फिर आप लोगों के पास जो वी है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल आप लोगों के पास हो जाएगी डेंसिटी की। लेट करें ना कि उसने दो गैसेस की बात की हुई, हाइड्रोजन की बात की हुई और ऑक्सीजन की बात की हुई, वो कहेगा दोनों की ई जो है वो कांस्टेंट है, बताएं स्पीड ऑफ लॉन्गिट्यूडनल वेव किस में ज्यादा होगी। तो हमें पता है मास पर यूनिट वॉल्यूम डेंसिटी की बात करें तो ऑक्सीजन की डेंसिटी क्या है, मास पर यूनिट वॉल्यूम ज्यादा होगा, बारी गैस एज कंपेयर टू द हाइड्रोजन। हाइड्रोजन इज अ लाइटर वन, तो जो लाइटर है, हल्की है, डेंसिटी कम है, तो उसमें से आप लोगों के पास स्पीड क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी। तो स्पीड ऑफ लॉन्गिट्यूडनल वेव इज ग्रेटर इन H2 एज कंपेयर टू द O2। यहां पे आप लोगों ने इलास्टिक नेचर को कांस्टेंट रखा हुआ है। क्लियर हुई मेरी बात। V इक्वल टू अंडर रूट ई बाय आप लोगों के पास क्या होता है, डेंसिटी होता है। इसको जरा नोट कर लीजिए। अब आप लोग देखें कि आप लोग एक फार्मूला और भी स्पीड ऑफ वेव के लिए लिखते होते हैं। वो फार्मूला आप लोगों के पास क्या है, वो फार्मूला है V इक्वल टू F इंटू लेमडा, या आप लोग इसको ऐसे भी लिखते हो, F किसके बराबर होता है, F होता है n बाई टी इंटू आप लोगों के पास क्या आ जाएगा, n बाई टी इंटू आप लोगों के पास क्या आ जाएगा, लेमडा आ जाएगा। V इक्वल टू F लेमडा।
ये कब आप लोग, या किस वेव के लिए, तो आप लोग याद रखें ये ऑल टाइप्स ऑफ वेव के लिए ये फार्मूला वैलिड है। ऑल टाइप्स ऑफ वेव के लिए ये फार्मूला वैलिड है। जब आप लोगों को क्या गिवन हो, आप लोगों को लेट करें फ्रीक्वेंसी गिवन है या लिम्डा आप लोगों के पास गिवन हो, तो आप किसी भी वेव की स्पीड जो है वो फाइंड आउट कर सकते हैं। हमने तो दो डिफरेंट केसेस पहले पढ़े कि ट्रांसवर्स वेव इन आप लोग क्या देखा था, स्ट्रिंग, तो आपने वहां पे फार्मूला देखा, फिर लॉन्गिट्यूडनल का देखा। अब v इक्वल टू एफ लिम्डा, ये ट्रांसवर्स में भी हो सकता है, मैकेनिकल वेव में भी हो सकता है, ऑल टाइप ऑफ वेव के लिए। तो देखना डेटा कैसे आपको गिवन करेगा। अगर तो आप लोग इस फार्मूले के साथ काम कर रहे हो, तो फिर आप लोग दो चीजें जो है वो आप लोग अभी से जेहन में रख लें, दो कंसेप्ट आप लोग अभी से जेहन में रख लें, और जो दो डिफरेंट कंसेप्ट है मैं उनके बारे में आपको समझा रहा हूं। आपने जेहन में रखना है, जो आप लोगों के पास मीडियम होगा वो अगर आप लोगों के पास चेंज हो, मतलब लेट्स सपोज करें कि मीडियम आप लोगों का क्या हो रहा है, चेंज इन मीडियम आप लोगों के पास कहीं आ रहा है, मतलब मीडियम क्या हो रहा है, वो चेंज हो रहा है। मीडियम कैसे चेंज होगा कि कोई वेव है वो पहले रेयर मीडियम में जा रही है और फिर आप लोगों के पास डेंसर मीडियम में चली गई। लेट करें ना, मैं टॉर्च लगा रहा हूं, लाइट लगा रहा हूं, तो पहले एयर पार्टिकल से जाएगी रेयर मीडियम में, आगे मैंने वाटर रखा हुआ है टॉप के अंदर, ग्लास के अंदर, तो वहां से गुजरेगी। तो मीडियम तो चेंज हुआ ना, पहले रेयर मीडियम में हुई तो फिर कहां पे वो चली गई, वो डेंसर मीडियम में। इस टॉपिक को मैं बता रहा हूं कि जब भी मीडियम चेंज होगा तब आप लोग एक कंसेप्ट ध्यान में रखें कि जो फ्रीक्वेंसी होगी वो हमेशा क्या रहेगी, वो कांस्टेंट रहेगी। फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होनी पे, चेंज इन मीडियम में फ्रीक्वेंसी क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। अगर फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट रहे यहां पे, तो v और लिम्डा का क्या रिलेशन है, इसका मतलब है देन v इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द क्या हो जाएगा, लिम्डा हो जाएगा। अगर v ज्यादा हुई तो लिम्डा क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। क्लियर हुई मेरी बात। फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट, v के इंक्रीज होने से लिम्डा इंक्रीज होगा और v के डिक्रीज होने से लिम्डा क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। यहां पे एक और चीज भी बड़ी बड़ी कंसेप्चुअल है कि जब आप लोग बात करते हो यहां पे साउंड वेव की, आप लोग किसकी बात करते हो, या तो आप लोगों को वो कहेगा साउंड वेव का कहेगा, साउंड वेव का कहेगा, या फिर आप लोगों को वो ज्यादातर क्वेश्चन पूछता होता है लाइट वेव का, साउंड वेव का और लाइट वेव का। तो याद रखें, जब आप लोग साउंड वेव को एक डेंसर मीडियम में पढ़ते होते हो, साउंड वेव को कहां पे पढ़ रहे होते हो, एक डेंसर मीडियम में पढ़ रहे होते हो। आपने अभी पढ़ा साउंड वेव को, मतलब रेयर मीडियम से जो साउंड वेव है वो आप लोगों के पास किधर जा रही है, डेंसर मीडियम में जा रही है। तो जब ये डेंसर मीडियम में जाएगी तो इसमें जो v आप लोगों के पास हो जाएगा वो क्या हो जाएगी, वो इंक्रीज हो जाएगी। साउंड वेव रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में जाएगी, पार्टिकल करीब करीब होंगे, इलास्टिक नेचर ज्यादा हो जाएगी, तो फिर v भी क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी। और अगर v ज्यादा हुई तो लिम्डा भी इसका क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। क्लियर है मेरी बात। लेकिन अगर लाइट वेव रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में जा रही है तो फिर उसकी v क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। v के डिक्रीज होने से लिम्डा क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। लेकिन मैं फिर बता रहा हूं ये किस फैक्टर में है, जब ये डेंसर में जाएगी, ये क्या करेगी, ये डेंसर में जाएगी। आप लोग ऐसे लिखें, मतलब जो साउंड वेव है ना, ये साउंड वेव है, ये रेयर से किधर जा रही है, रेयर मीडियम से किधर जा रही है, डेंसर मीडियम में। रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में जा रही है तो फिर जो इसकी स्पीड है वो क्या होगी, इंक्रीज, और लिम्डा भी क्या हो जाएगा, इंक्रीज होगा। मतलब अगर ये रेयर से डेंसर में जा रही है तो v इंक्रीज, लिम्डा इंक्रीज, और अगर डेंसर से रेयर में आ रही है तो v डिक्रीज और लिम्डा भी क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। यही चीज यहां पे है। लाइट वेव जब रेयर से डेंसर में जाएगी तो v उसका जो स्पीड है वो क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। इन दोनों केसेस में अगर आपसे वो पूछे कि अगर ऐसा हो, या ये जो जैसा मैंने यहां पे लिखा हुआ है, फ्रीक्वेंसी क्या रहेगी, फ्रीक्वेंसी इस केस में आप लोगों के पास क्या रहेगी, वो सेम रहेगी। मेरी बात क्लियर हुई, मेरी बात क्लियर हुई कि जब मीडियम चेंज होगा फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट रख लेंगे। अब बुझाई बात है, या तो पूछेगा लाइट का या साउंड का, तो मैंने आपको कंसेप्ट बता दिया। साउंड वेव जैसे ही डेंसर को टच करेगी ना रेयर से, तो उसकी v क्या हो जाएगी, स्पीड इंक्रीज हो जाएगी, पहले से स्पीड उसकी इंक्रीज हो जाएगी। क्लियर हुई मेरी बात। अब एक और चीज आप लोग देखें, अगर इसके एग्जांपल आप लोग देखना चाहें तो आप लोगों को पता है एयर में जो स्पीड होती है, स्पीड ऑफ साउंड जो आप लोगों के पास है वो होती है 332, 331, 332। लेकिन जब मॉइस्चर की बात आप लोग करते हैं तो इंक्रीज हो जाती है, 343 मीटर पर सेकंड हो जाती है। अब दूसरा आप लोगों के पास क्या है,
कि जब मीडियम सेम होगा। पहले तो मीडियम आपने क्या रखा, चेंज रखा, अब मीडियम आप लोग क्या रखोगे, अब मीडियम आप लोगों ने रख दिया सेम। मीडियम सेम होना तो आपने कंसेप्ट क्या याद रखना है, कंसेप्ट याद रखना है कि अब जो स्पीड होगी वो आप लोगों के पास क्या हो जाएगी, कांस्टेंट हो जाएगी। यार इजी कंसेप्ट है, मीडियम चेंज है, फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट है, मीडियम सेम है तो स्पीड कांस्टेंट है। अगर यहां से स्पीड को कांस्टेंट रखें, फ्रीक्वेंसी को इधर लेके आ जाए, तो फिर फ्रीक्वेंसी और जो लिम्डा का रिलेशन हो जाएगा वो हमेशा क्या हो जाएगा, इनवर्स हो जाएगा। फ्रीक्वेंसी इंक्रीज होगी, लिम्डा डिक्रीज होगा, और लिम्डा इंक्रीज होगा तो फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। और ये चीजें ऑलरेडी आपने पढ़ी हुई है। आपको याद है, आप लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स पढ़ते होते थे, अगर आप लोगों को याद हो, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आपने पढ़ी थी। क्या होता था, वो वेव जो मीडियम पे डिपेंड नहीं करती, क्या उनके लिए मीडियम सेम ही रहता है, बेशक चेंज भी हो, उन पे कोई इफेक्ट नहीं होता, उनके लिए मीडियम सेम है। तो आप लोग क्या कहते थे, आप लोग कहते हैं कि उनकी स्पीड जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की वो सेम रहती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ऐसा ही था। तो वही चीज हमने लिखी, मीडियम सेम है तो स्पीड क्या हो जाएगी, सेम हो जाएगी। और वहां पे आप जब एग्जांपल लिखते थे तो पहली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव आपने कौन सी लिखी थी, आपने पहले लिखी थी रेडियो वेव, और आखिर में आपने कौन सी लिखी थी, आखिर में जाके आपने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव रखी थी गामा रेज। अब अगर आप लोग रेडियो वेव का लिम्डा देखते थे तो लिम्डा रेडियो वेव का क्या था, सबसे ज्यादा था 10⁻³ मीटर, और जब गेमा की बात करते थे तो लिम्डा क्या था, 10⁻⁻12 मीटर। इस तरफ आप लोग आ रहे थे गेमा की तरफ, तो लिम्डा क्या होता था, डिक्रीज, लिम्डा क्या होता था, डिक्रीज, और रिस्पेक्टिवली जो फ्रीक्वेंसी थी वो आप लोगों के पास क्या होती थी, वो इंक्रीज होती थी। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव मीडियम डिपेंडेंट नहीं होती प्रोपगेशन में, तो उनके लिए स्पीड उनकी क्या करती है, सेम, लेकिन जितना लिम्डा इंक्रीज होता है उतनी उसकी फ्रीक्वेंसी, उतनी उसकी एनर्जी क्या होती है, डिक्रीज होती है। और अगर आप लोगों को याद हो, आप लोगों ने वहां पे एक फार्मूला लिखा था E = HF, या आप लोग इसको लिखते थे HC बाय, आप लोग क्या लिखते थे, लिम्डा लिखते थे। ये फार्मूला शो कर रहा है कि एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फ्रीक्वेंसी, देन दिस एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द लिम्डा। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के लिए सेम मीडियम में आप लोग डिस्कस कर रहे होते हो। क्लियर हुई मेरी बात। अब एक और चीज भी आप लोग देख लें, बहुत दफा वो क्वेश्चन पूछ रहा होता है, जब आप लोग बात करोगे वाटर की, अब वाटर की आप लोगों के पास दो तरह की टर्मिनोलॉजीज यूज होती है। एक वाटर का आप लोगों के पास होता है डीप पोर्शन और डीप पार्ट, और एक उसका होता है शैलो पार्ट। डीप पोर्शन और डीप पार्ट, और एक आप लोगों के पास क्या होता है, शैलो पार्ट होता है। लेट करें कि शैलो पार्ट से वाटर किधर आ रहा है, डीपर पार्ट में। शैलो पार्ट से वाटर किधर आ रहा है, डीप पार्ट में। तो हमेशा याद रखें कि यहां पे अब मीडियम क्या है, चेंज है। मीडियम चेंज है तो फ्रीक्वेंसी क्या रहेगी, सेम रहेगी। तो V हमेशा यहां पे आप लोगों के पास क्या होगी, इंक्रीज होगी। व्हेनेवर द वाटर मूव फ्रॉम शैलो टू डीप तो V इंक्रीज, और जब ये डीप से शैलो में जाएगा तो अब आप लोग याद रखें कि V आप लोगों के पास क्या हो जाएगी, डिक्रीज। अपवर्ड एरो में बना रहा हूं इंक्रीज के लिए, और डाउनवर्ड एरो में बना रहा हूं डिक्रीज के लिए। इन दिस केस और आज जो फ्रीक्वेंसी इन दोनों केसेस में होगी वो फ्रीक्वेंसी क्या रहेगी, सेम रहेगी। क्लियर हुई मेरी बात। स्क्रीनशॉट ले लें, इसको थोड़ा सा रिवाइज करें ताकि आपको मजीद समझ आ जाए। थैंक यू, अल्लाह।